हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एम्स नॉर्सेट 6 का प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टर्म बेबी born in the labor room. His APGAR score is 7, which is recorded at 1 minute following birth, and there is meconium stained secretions in the mouth. विच इज़ एन अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ द नर्स। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? एक टर्म बेबी है, उसका एपगार स्कोर जो है 7 आया है, एंड माउथ में क्या है? मिकोनियम स्टेन्ड सिक्रीशंस है। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ठीक है, फर्स्ट इज प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर फॉर रिसस्किटेशन। रेडिएंट वार्मर के अंडर हम बच्चे को रख देंगे फॉर रिसस्किटेशन। नो, देर इज नो नीड टू पुट बेबी ऑन रेडिएंट वार्मर, बिकॉज अगर कंडीशन डिटेरियोरेट करती है तो हम जो है रेडिएंट वार्मर में बच्चे को रखेंगे। एपगार स्कोर इसके लिए हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कितना होता है। नॉर्मल होता है 7 से 10। ठीक है, 4 to 6 इज मॉडरेट एंड 0 to 3 इज सीवियर। ओके, तो इधर हमारा जो स्कोर आया है 7 आया है, इट मीन्स दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सक्शन करेंगे बेबी का, जो है पहले माउथ सक्शन करेंगे और जो है नोज सक्शन करेंगे उसके बाद में। ठीक है, अगर हम नोज जो है पहले सक्शन कर देंगे तो उससे रिफ्लेक्स गैस्पिंग हो जाती है। ठीक है, जो माउथ के सिक्रीशंस हैं वो अंदर जा सकते हैं, एस्पिरेट हो सकते हैं, इसीलिए ऑलवेज सक्शन माउथ फर्स्ट। फाइन, तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। Second is a client with hypoparathyroidism is suspected of having hypocalcemia. Upon assessment, the nurse notes which clinical symptom would indicate hypocalcemia. ठीक है, एक पेशेंट है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, हमें क्या लग रहा है कि उसको जो है हाइपोकैल्सीमिया हो गया है। तो हाइपोकैल्सीमिया कैसे पता चलेगा? हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? पहले तो बिलो 9 अगर कैल्शियम है, सीरम कैल्शियम है, तो दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। हॉलमार्क साइन है हाइपोकैल्सीमिया का ट्विचिंग या टिटेनी। ये कब देखा जाता है? ट्रूजियस साइन या चॉपस्टिक साइन में। ट्रूजियस साइन है जब बीपी कफ को हम जो इन्फ्लेट कर देते हैं। चॉपस्टिक साइन कब देखा जाएगा? जब हम फेस पे टैप करते हैं तो ट्विचिंग होती है फेस में। ठीक है, तो ये दोनों साइन जो है हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिव DTR मिलेंगे, मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इधर अपने क्वेश्चन में पूछा हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखने को मिलेगा? वी विल फाइंड ट्विचिंग देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child admitted in the hospital with complaints of diarrhea and vomiting. The child is looking sunken eyes, irritable and drinks eagerly. The baby suffer from which level of dehydration? कौन सा लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन है? ठीक है, देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड तो फिर भी बच्चे जो है पहचान लेते हैं कि ये माइल्ड डिहाइड्रेशन है, बट मॉडरेट और सीवियर में जो है कंफ्यूजन होती है। फाइन, तो देखो पहले माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है ये समझो। 2 to 5% ऑफ बॉडी लॉस अगर हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड लॉस अगर हो जाएगा, तो दैट इज माइल्ड डिहाइड्रेशन। सेकेंड इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट क्या है? 6 to 9% अगर होगा तो। सीवियर में जो है मोर देन 10। ये तो हमें पता चल गया परसेंटेज वाइज। ठीक है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? माइल्ड में कोई खास सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बट मॉडरेट और सीवियर में क्या डिफरेंस है? देखो मॉडरेट में हमेशा जो है ड्रिंक्स ईगरली मिलेगा, मतलब बच्चा जो है ड्रिंक कर रहा होगा, बच्चा जो है फ्लूइड अपने माउथ से जो है ले सकता है। बट सीवियर में जो है टू ड्रिंक, बच्चा जो है मुंह से फ्लूइड्स नहीं लेगा। ये एक की डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, सेकेंड जो है मॉडरेट में हमेशा इरिटेबल वर्ड मिलेगा एंड सीवियर में मोस्टली जो है लेथार्जी वर्ड मिलेगा। ओके, और सनकन आइज जो है दोनों में मिलेगी, मॉडरेट में भी मिलेगी और सीवियर में भी मिलेगी। ठीक है, तो सनकन आइज से जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडरेट में है या सीवियर में है। ये तो दोनों में मिलती है। आपको कौन सा वर्ड पकड़ना है? ड्रिंक वाला, कि बच्चा पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है। ठीक है, अगर पी रहा है तो इट मीन्स मॉडरेट है, नहीं पी रहा है तो सीवियर है। फाइन, इसके बाद में 3 प्लान्स होते हैं IMNCI के, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में आएंगे माइल्ड डिहाइड्रेशन वाले बच्चे, बी में आएंगे मॉडरेट वाले एंड सी में आएंगे सीवियर वाले। ओके, ए में जो है हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं कि घर पे जो है आप बच्चे को ट्रीट कर सकते हो। ORS देना है, फीड देते रहना है बच्चे को। नॉर्मल फीडिंग जो चल रही थी वो चलती रहेगी, प्लस ORS देना है। ठीक है, ORS का हमें पता है अगर बिलो 2 ईयर्स है बच्चा तो जो है 50 से 100 ml देते हैं ORS, एंड मोर देन 2 है तो हम देंगे 100 से 200
200. ओके. सेकेंड इज अगर मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो प्लान बी एक्टिवेट हो जाएगा. प्लान बी में भी हम ORS देते हैं और कितना देंगे 75 ml पर kg. ठीक है. और ये विद इन 4 आवर्स देना होता है अपने सामने बिठा के, मतलब क्लिनिक में ही हम जो है 4 घंटे के अंदर अंदर 75 ml पर kg ORS देंगे. फाइन. एंड थर्ड इज सी, प्लान सी, जब सीवियर डिहाइड्रेशन मिलेगा. ठीक है. इसमें जो है हमें IV फ्लूइड्स देने होंगे. ओके. अब इसमें क्या है, एक है बिलो 1 ईयर का प्लान एंड एक है मोर देन 1 ईयर का प्लान. ठीक है. देखो कैसे याद रखोगे, दोनों में देना है 30 ml पर kg, 70 ml पर kg. ओके. बट देना कैसे है ये डिफरेंट है. 30 ml पर kg जो है देंगे 1 आवर के लिए, देन आ जाएंगे 70 पे 5 आवर के लिए. ओके. बट अगर बच्चा 1 ईयर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 30 ml देंगे हाफ एन आवर के लिए एंड 70 ml देंगे 2.5 आवर के लिए. ओके. तो इसमें क्या है, अपना जो है टाइम हाफ हो गया है यहाँ पे. ठीक है. जब मोर देन 1 ईयर का बच्चा है तो यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था, हमने आधा घंटा कर दिया. फिर यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे जो 2.5 घंटा हो गया. ठीक है. तो टाइम जो है हाफ कर दिया है, बट ml जो है उतना ही रहा है, 30 ml एंड 70 ml. ये एक याद करने का तरीका है. ठीक है. तो इधर अपना आंसर हो जाएगा मॉडरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम ऑक्सीजन वेस्टेज अकर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड. मिनिमम ऑक्सीजन वेस्टेज जो है किस में होती है, तो वेंचुरी मास्क क्या है, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवर करता है, प्रिसाइसली FiO2 जो है डिलीवर करता है. ठीक है. तो वेंचुरी मास्क इसमें अपना आंसर हो जाएगा. ओके. बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि इसमें नॉन रीब्रीदर जो है आंसर होना चाहिए, बट नॉन रीब्रीदर को हम तब लगाएंगे जब पूछा जाए कि हाईएस्ट FiO2 कौन सा जो है डिलीवर करता है. हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑक्सीजन वेस्टेज सबसे कम किस में है, तो इट विल बी वेंचुरी मास्क. जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि वो बड़ा प्रिसाइसली ऑक्सीजन डिलीवर करता है. ओके. इसके बाद में जो है हमें पता होना चाहिए नेजल कैनुला जो है कितना डिलीवर करता है. FiO2 रहता है 24 से 44 और फ्लो रेट रहेगा 1 to 6 लीटर पर मिनट. ओके. सिंपल फेस मास्क में रहेगा 35 से 55 एंड फ्लो रेट रहेगा 6 to 10. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज G3P2 pregnant women comes to the OPD clinic at 32 weeks of gestation with complaint of gush of vaginal bleeding, abdominal pain and tenderness of uterus and there is fetal distress also. Which of the following condition indicates. ठीक है. G3P2 pregnant women आई है, 32 weeks का gestation है, गश ऑफ वेजाइनल ब्लीड जो है निकला है. ठीक है. और एब्डोमिनल पेन भी बता रही है, टेंडरनेस भी है यूट्रस में. तो कौन सी कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड यूट्राइन रप्चर. अब देखो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या डिफरेंस है. प्लेसेंटा प्रीविया जो है 2nd ट्राइमेस्टर में मिलता है मोस्टली. ठीक है. एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो है 3rd ट्राइमेस्टर में मिलता है. अपना जो पेशेंट आया है वो 3rd ट्राइमेस्टर में है. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड इज एब्डोमिनल पेन बोल रही है पेशेंट और टेंडरनेस ऑफ यूट्रस है, तो दिस इज द साइन ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा. ओके. प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है. ठीक है. पेनलेस ब्लीडिंग होगी और यूट्रस जो है सॉफ्ट होगा, रिलैक्स होगा. बट अपने पेशेंट का टेंडर यूट्रस है, इट मीन्स एब्रप्शियो प्लेसेंटा है. ओके. एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी जो है 1st ट्राइमेस्टर में देखी जाती है एक्चुअली. ठीक है. ये 2nd और 3rd में नहीं दिखती है. एंड लास्ट इज यूट्राइन रप्चर. कैसे शो होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, टीयरिंग पेन इसे बोलते हैं. ठीक है. प्लस क्या होता है, यूट्रस जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं. ठीक है. टीयरिंग पेन होगा और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस बंद हो जाएंगी, दैट इज यूट्राइन रप्चर. ओके. तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्रप्शियो प्लेसेंटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट ब्रॉट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड इज कॉमनली प्रेफरेबल यूज्ड इन RTA पेशेंट है. ठीक है. RTA पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, आप कौन सा फेस मास्क लगाओगे, सिंपल फेस मास्क लगाओगे, निजल कैथेटर लगाओगे, वेंचुरी मास्क लगाओगे, रीब्रीदर मास्क लगाओगे. तो सी, जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वी ऑलवेज यूज सिंपल मास्क. ठीक है. सिंपल मास्क लगाते हैं, इसमें जो 6 to 10 लीटर पर मिनट जो है फ्लो रेट रहेगा, 35 से 55 जो है FiO2 रहेगा. ओके. सेकेंड इज नीजल कैथेटर जो है बहुत रेयरली यूज होता है, म्यूकोसल ट्रॉमा कर देगा ये, इसलिए जो है निजल कैथेटर यूज नहीं होता है. वेंचुरी मास्क जो है COPD वाले पेशेंट्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे FiO2 जो है हमें कंट्रोल चाहिए होती है. ओके. और रीब्रीदर मास्क भी यहाँ पे यूज नहीं होता अनलेस
पेशेंट का कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है, तब हम रीब्रीदर पे जाएंगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिंपल फेस मास्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट एडमिटेड इन द वार्ड इज सडनली डेवलपिंग कार्डियक अरेस्ट एंड देयर इज नीड फॉर इंट्यूबेशन. द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवे मैनेजमेंट मेथड इज कॉमनली यूज. ठीक है, एक पेशेंट आया है, उसको इंट्यूबेट करना है, तो कौन सा एयरवे मैनेजमेंट यूज होगा? जॉ थर्स्ट यूज होगा, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, वल्सल्वा या सेलिक? देखो, अगर सर्वाइकल इंजरी नहीं है, ठीक है, कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, तो वी विल यूज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड. ओके, बट अगर हमारे पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी है तो हम जो है जॉ थर्स्ट मैन्यूवर यूज करेंगे. सेलिक मैन्यूवर होता है क्रिकॉइड प्रेशर जब हम देते हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन के टाइम पे, यहाँ पे जो है पोस्टीरियर साइड में, क्रिकॉइड के पोस्टीरियर साइड में जो है प्रेशर दिया जाता है ताकि ईसोफेगस जो है ओक्लूड हो जाए. ठीक है, ईसोफेगस ओक्लूड हो जाए, एस्पिरेशन के चांस खत्म हो जाए. सो दिस इज सेलिक मैन्यूवर. ओके, एंड वल्सल्वा इज फोर्स्ड एक्सपिरेशन अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लोटिस. ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड. Next question is a baby admitted in the ward on chemotherapy. The nurse should follow for infection control practices except. कीमोथेरेपी चल रही है बच्चे को, तो कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स यूज करोगे? फर्स्ट इज हैंड वॉशिंग. यस, हैंड वॉशिंग तो करना है हमें. सेकंड इज अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस. यस, बिकॉज क्राउडेड प्लेसेस पे जो इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी हम फॉलो करेंगे. थर्ड इज ब्रशिंग 2 times. यस. फोर्थ इज सिट्स बाथ. नो, सिट्स बाथ हम नहीं देंगे, तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा. सिट्स बाथ से क्या होता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में. ठीक है, जब हम पेरिनियल एरिया को वार्म वाटर में सोक करके रखेंगे तो इन्फेक्शन के रिस्क जो है बढ़ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट एडमिटेड इन द आईसीयू. एबीजी रिपोर्ट ये है, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है. ठीक है, पीएच कितना है? 7.25, मतलब एसिडोसिस में है पेशेंट. ठीक है. सेकंड इज, अब हमें पता लगाना है रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, तो अपना वही रोम यूज करो. रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल. ठीक है, देखो मेटाबॉलिक कितना है, बाइकार्बोनेट कितना है? 22. नॉर्मली होता है 22 से 28 तक, मतलब बाइकार्बोनेट जो है लोअर साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है. ठीक है, मेटाबॉलिक इक्वल है, मतलब पीएच भी नीचे जा रहा है और बाइकार्बोनेट भी नीचे जा रहा है. इट मीन्स दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो शुड मेंटेन. कितना चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो मेंटेन रखोगे? तो इधर आंसर होगा 30:2. देखो, अडल्ट्स में क्या है, चाहे एक रेस्क्यूअर है चाहे 2 रेस्क्यूअर है, वी विल यूज 30:2 मेथड. फाइन. बट अगर बच्चा है और 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो हम यूज करेंगे 15:2. बट अगर एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 यूज करेंगे. ओके, कंप्रेशन डेप्थ कितनी रखेंगे? अडल्ट में जो है 5 to 6 सेंटीमीटर रखेंगे, मतलब 2 इंच, या फिर नॉट मोर देन 2.5 इंच. ठीक है, 2.5 इंच से कम ही हम जो है कंप्रेशन डेप्थ रखेंगे. ओके, और अगर चिल्ड्रन है तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखेंगे, इन्फेंट है तो 4 सेंटीमीटर रखेंगे. ओके, इसमें एक नया अपडेट ये है सीपीआर में, न्यूबॉर्न में जो हम 2 फिंगर मेथड यूज करते थे पहले, अब वो नहीं किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट लंबर पंक्चर प्रोसीजर इज गोइंग टू स्टार्ट, विच पोजिशन वुड प्रेफर फॉर दिस प्रोसीजर. लंबर पंक्चर कर रहे हैं, कौन सा पोजीशन दोगे? ठीक है, तो इधर जो है हम लेटरल पोजीशन देते हैं. राइट लेटरल भी दे सकते हो, लेफ्ट लेटरल भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फिर भी हमें एक बेस्ट पोजीशन इसमें से ढूंढनी होगी, तो हम लेफ्ट लेटरल लगाएंगे. ओके, एंड आफ्टर लंबर पंक्चर जो है हम सुपाइन पोजीशन देंगे विदाउट पिल्लो. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while reviewing a patient's medical record, which condition is most likely to increase the risk of hypokalemia? कौन सी कंडीशन में देखा जाएगा? फर्स्ट इज हैज अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज में हाइपरकैलेमिया देखा जाता है. देखो, एडिसन में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाएगी बॉडी में. ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करता है एंड पोटेशियम को बाहर करता है बॉडी से, मतलब निकाल देता है, एक्सक्रीट करता है. ठीक है, बट अब हो गई है एल्डोस्टेरोन की कमी, तो अपने पेशेंट में हाइपरकैलेमिया देखा जाएगा. सेकंड इज नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग. यस, अगर पेशेंट जो है नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग पे है, इसकी वजह से पोटेशियम लॉस होता है जीआई फ्लूइड्स के थ्रू. ठीक है, और इन पेशेंट्स में क्या देखा जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. थर्ड इज बर्न पेशेंट में जो है सेल डिस्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया देखा जाएगा. एंड फोर्थ इज यूरिक एसिड लेवल ऑफ 10.2. देखो, यूरिक एसिड लेवल जो है 10.2 है. नॉर्मली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड होता है 3 to 7 मान लो. एक्चुअली मेल्स में जो है 3 to 7 होता है, फीमेल्स में जो है 2 to 6 होता है. बट याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, 3 to 7 है. ओके, तो
तो यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ है, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है हाइपरकैलेमिया से, ठीक है। तो बट फिर भी हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें वो नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। एक इमेज शो की गई थी, सिजर टाइप फोर्सेप्स है, वॉश्ड हैंडल है, लॉन्ग है और थिन है। तो दिस इज वल्सेलम फोर्सेप्स। वाई इट इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग, सर्विक्स को ग्रिप करने के लिए। गायनी प्रोसीजर जैसे DNC है या हिस्टेरेक्टमी है, उनमें जो है वल्सेलम फोर्सेप्स यूज की जाती है। ओके, इसके बाद में सेकंड इज एलिस फोर्सेप्स, जो है शॉर्ट होती है, इससे जो है छोटी होती है। ग्रेस्पिंग, इंटरलॉकिंग जो है इसके टूथ होते हैं। ओके, और ये भी जो है टिश्यू को ग्रेस्प करने के काम आती है। काम इसका भी ग्रेस्पिंग वाला है, बट ये क्या ग्रेस्प करती है, स्किन की एजेस, ठीक है, स्किन की एजेस है, फेशिया है, ये सब जो है ये ग्रेस्प करती है। थर्ड इज ओम फोर्सेप, एक स्पून टाइप की फोर्सेप्स है, जिसमें अगर कुछ अंदर प्रोडक्ट है, रिटेंशन है किसी चीज का, उसको निकालने के काम आएगा। फाइन। नेक्स्ट इज किलोइड फोर्सेप्स, क्या है, जो बॉडी में बॉडी स्कार हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्कार है तो उसको फ्लैट करने के लिए जो है, या मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा स्टेबल करने के लिए, उसको थोड़ा फ्लैट करने के लिए किलोइड फोर्सेप्स यूज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ECG ग्राफ पैटर्न। एक ग्राफ पैटर्न दिखाया गया था, रेगुलर रिदम थी, नैरो QRS एंड रेट जो है 100 था। तो दिस इज साइनस टैकीकार्डिया, ठीक है। देखो, एट्रियल फ्लटर में क्या मिलता है, एट्रियल फ्लटर में जो है हमें सॉटूथ P वेव्स मिलेंगी और रेट भी जो है 250 से 350 मिलेगा, ठीक है। रेगुलर होगा बट 250 से 350 जो है हमें रेट मिलेगा, बट अपने पेशेंट का 100 है तो ये तो नहीं है। थर्ड जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है, इरेगुलर है और P वेव्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। एंड फोर्थ इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कैसे दिखता है, 100 से 250 जो है रेट मिलेगा, P वेव्स नहीं मिलेंगी, वाइड QRS मिलेगा। ओके, बट अपने क्वेश्चन में जो नैरो QRS है, ठीक है, तो अपना आंसर हो गया साइनस टैकीकार्डिया। ओके, तो देखो हमें कितनी चीजें सीखने को मिली है एक ही क्वेश्चन से। जैसे हमने सीख लिया एट्रियल फ्लटर में कैसी वेव्स दिखती हैं, फिब्रिलेशन में कैसी होती हैं, VT में कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हुए चलना है। फाइन। और नॉर्मल QRS हमारा कितना होता है, 0.06 से 0.10 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 50-year-old man is admitted to the hospital with weakness, confusion and nausea. His lab values reveal low sodium level. During the nurse assessment, he struggles with balance and coordination while walking. What is an early sign of hyponatremia? तो 50-year-old मैन जो है हॉस्पिटल आया है, कैसे सिम्टम्स हैं, वीकनेस है, कंफ्यूजन है, नोजिया है। लैब वैल्यूज में पता चल गया कि सोडियम कम है। सबसे पहला सिम्टम, अर्ली साइन क्या है हाइपोनेट्रीमिया का। ओके, देखो थर्स्ट क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है हाइपरनेट्रीमिया के लिए। जब हाइपरनेट्रीमिया होता है, पेशेंट को हाई सोडियम है, डिहाइड्रेशन है, उस केसेस में थर्स्ट देखने को मिलेगा। तो दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज एटेक्सिया, जो है लेट स्टेजेस में देखा जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया होगा तब हमें एटेक्सिया देखने को मिलेगा। थर्ड इज वीकनेस, यस वीकनेस जो है फर्स्ट सिम्टम है, अर्ली सिम्टम है। ओके, लास्ट इज हंगर, जो इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, तो क्या है, हमें क्या देखने को मिला, अर्ली साइंस क्या है, मसल वीकनेस, फटीग, नोजिया एंड हेडेक। जब भी हाइपोनेट्रीमिया होता है GI सिम्टम्स देखते हैं और न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो जब सीवियर हाइपोनेट्रीमिया होगा क्या देखने को मिलेगा, शीजर देखने को मिलेगा, कोमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये सब जो है देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ वुमेन अ ड्रग सस्टेन फॉर इनफर्टिलिटी इज बीइंग administered by following method. We identify the following injection technique shown. तो एक टेक्निक दिखाई गई थी जिसमें जेट ट्रैक टेक्निक थी और ये पूछा गया था कि ये जो है किस तरह से इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बाई IM रूट यूजिंग जेट ट्रैक टेक्निक। इसका एक मैं इमेज यहाँ पे लगा दूंगी। जेट ट्रैक टेक्निक में क्या होता है, IM इंजेक्शन मेथड है। IM इंजेक्शन लगाया जाता है, स्किन को पुल करते हैं 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लेटरली। ओके, जेट ट्रैक से क्या होता है, मेडिकेशन जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीक नहीं करता, ठीक है, इट प्रिवेंट्स लीकेज। फाइन। किस मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इरिटेटिंग मेडिसिन में, जैसे आयरन है, हाइड्रोक्सीजीन है, इन सब में जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज नीडल के कौन सा यूज़ किया जाएगा, 21 से 23, लेंथ जो 1.5। ओके, एंड सस्टेन इंजेक्शन इज प्रोजेस्टेरोन, इट इज़ गिवन IM और वेजाइनली। फाइन।
Next question is the responsibility of taking a 47-year-old female client's vital signs who was diagnosed with right breast cancer post mastectomy has been assigned to the newly graduate nurse. Which of the following vital sign procedures should be considered? ठीक है, 47-year-old फीमेल है, उसके जो है वाइटल साइंस लेने हैं. ठीक है, ये काम दे दिया है एक न्यूली ग्रेजुएट नर्स को. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइंस शुड बी कंसिडर, कहाँ से आप जो है वाइटल साइंस लोगे? देखो, राइट ब्रेस्ट कैंसर है, मेस्टेक्टमी हो चुकी है, राइट ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम राइट साइड से तो नहीं लेंगे. ओके, तो अपना ऑप्शन टेकिंग बीपी ऑन द राइट आर्म, ये तो हट गया, राइट साइड से तो हम नहीं लेंगे. सेकेंड इज टेकिंग बीपी ऑन द लेफ्ट आर्म, यस, लेफ्ट आर्म से जो है हम बीपी लेंगे. बाकी जो है पल्स ऑक्सीमीटर नॉर्मली तो हम लेफ्ट साइड ही लगाएंगे. ठीक है, अगर लेफ्ट साइड भी पॉसिबल नहीं है तो हम ईयर लोब में लगा सकते हैं. ठीक है, तो राइट जो है हम इसमें भी अवॉइड ही करेंगे. फाइन, तो इसमें क्या है, पोस्ट मेस्टेक्टमी जो है हम बीपी नहीं लेंगे, आईवी लाइन वहाँ पे जो है लगाएंगे नहीं, ब्लड ड्रॉ नहीं करेंगे अफेक्टेड साइड से. ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लिम्फेडिमा हो सकता है. फाइन, और पोस्ट मेस्टेक्टमी जो है हम सेमी फाउलर पोजीशन देके रखेंगे टू प्रमोट ड्रेनेज. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 gram सेफ्ट्रेक्सोन इज टू बी डिजोल्व इन 50 ml NS विच शुड एडमिनिस्टर इन 30 minutes एंड ड्रॉप फैक्टर जो है ये है 15 ड्रॉप्स पर ml. फ्लो रेट हमें निकालना है. ठीक है, फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय टाइम इन मिनट्स इनटू में ड्रॉप फैक्टर. ओके, वॉल्यूम कितना है अपना 50 ml है, टाइम कितना है 30 मिनट्स है, इनटू में ड्रॉप फैक्टर इज 15. ओके, तो अपना आंसर हो गया 25 ड्रॉप्स पर मिनट. ओके, बहुत सिंपल है, बस इसमें फॉर्मूला पुट करना था, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए तभी तो पुट करोगे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बाय टोटल टाइम इनटू में ड्रॉप फैक्टर. फाइन. इसके बाद में कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि ड्रॉप फैक्टर्स कितना होता है, कि मतलब 1 मैक्रो सेट में कितनी ड्रॉप्स पर ml होगी. तो मैक्रो अगर दिया है तो 15 ड्रॉप्स पर ml होगी और माइक्रो दिया है तो 60 ड्रॉप्स पर ml होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.2 gram phenytoin BT is prescribed and drug is labeled as 100 mg per tablet. How many tablets are given in single dose? तो इसके लिए अगेन अपना फॉर्मूला रख देंगे, डिजायर्ड बाय में अवेलेबल इनटू में क्वांटिटी. ओके, डिजायर्ड कितना है, हमें देना है 0.2 ग्राम मतलब 200 mg. ओके, अवेलेबल है 100 इनटू में टैबलेट, क्वांटिटी है 1, तो ये होगा 2 टैबलेट्स हम देंगे. ओके, देखो ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको जरूर करके जाना. मैंने काफ़ी बार बताया है कि दिस इज समथिंग जो फ्री के नंबर है, ये आपको छोड़ना ही नहीं है. ठीक है, इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं. ये क्वेश्चन इजी है, इसको देख के यूँ मत सोचना कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आने वाला है ड्रग कैलकुलेशन का. ड्रग कैलकुलेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं. ओके, और वो तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करके गए होगे. तो जिस बच्चे को ड्रग कैलकुलेशन नहीं आता है वो वीडियो जरूर देख लेना. ठीक है, ईजी है, 2 बार क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए होगे ना तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे. इतना इजी भी नहीं है, बट हाँ कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी लगेगा. बट इतना इजी भी नहीं है कि सीधा जो एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हो कि हाँ मैं कर लूंगा, वहाँ नहीं हो पाएगा क्वेश्चन. ठीक है, ये दोबारा बता रही हूँ, इजी क्वेश्चन है ये वाला. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम है, इतना कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे. कभी फॉर्मूला याद नहीं आएगा, कभी ये समझ नहीं आएगा मिनट में रखना है, आवर में रखना है, मिलीग्राम में रखूँ या माइक्रोग्राम में रखूँ, बहुत कंफ्यूजन होती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के यूँ मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन WHO हैड डिक्लेयर्ड COVID-19 अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. WHO ने कब डिक्लेयर किया था? सो इट वॉज 30 जनवरी 2020. ठीक है, 30 जनवरी 2020 को जो है इंटरनेशनल इमरजेंसी जो है इसको घोषित कर दिया गया था कि ये इंटरनेशनल कंसर्न है. ओके, बट पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक जो है 11 मार्च को डिक्लेयर किया था. ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या पूछा है, कि इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न पूछा है या ग्लोबल पेंडेमिक पूछा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड जिंक सप्लीमेंटेशन. द ऑन ड्यूटी नर्स बेस्ट नो दैट जिंक वर्क्स. जिंक जो है क्या काम करता है? ठीक है, इट डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, enhance absorption of fluid, decrease abdominal cramp या replace lost electrolytes. No, it decreases duration of diarrhea. ये जो है डायरिया का ड्यूरेशन और उसकी सीवियरिटी को कम कर देगा. ओके, सेकंड जो है जिंक की डोज पूछी जा सकती है. अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो हम देंगे 10 mg पर डे,
और अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो वी विल गिव 20 mg पर डे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज सक्शनिंग द ET ट्यूब इन अ पेशेंट हु इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट. विच इंटरवेंशन प्रिवेंट्स डैमेज इनटू द लंग्स एंड ट्रैकिया म्यूकोसा. ठीक है, ET ट्यूब सक्शनिंग कर रही है नर्स, तो कौन सा इंटरवेंशन जो है लंग्स को प्रिवेंट करेगा या ट्रैकिया म्यूकोसा को डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा. देखो, फर्स्ट इज 100 से 150 mmHg का सक्शन प्रेशर वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर. नो, हम जब कैथेटर इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे हमें सक्शन लगाना ही नहीं होता है. ओके, तो फर्स्ट तो हो गया गलत. सेकंड इज ओनली अप्लाई द सक्शन वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर. नो. थर्ड इज ओनली अप्लाई द सक्शन वाइल विड्रॉइंग द कैथेटर. यस, जब हम विड्रॉ करते हैं तब हम जो है रोटेटिंग मोशन में उसे निकालते हैं और उस टाइम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट विद 100% ऑक्सीजन बिफोर सक्शनिंग. तो इसमें देखो, बात तो ये सही बोल रहा है कि प्री ऑक्सीजनेट करना है, बट इसमें क्या है, बिफोर भी करना होता है एंड आफ्टर भी करना होता है. ओके, फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो हमें ज़्यादा बेस्ट आंसर है ना वो हमें अप्लाई करना है. बात तो फोर्थ वाली भी सही है, बट ज़्यादा बेटर आंसर क्या है, ओनली अप्लाई द सक्शन वाइल विड्रॉइंग द कैथेटर. फाइन. Now next question is, in which of the following IV medicines if extravasation occur then it can cause tissue injury. कौन सा मेडिसिन जो है एक्स्ट्रावेसेशन पे टिश्यू इंजरी कॉज करता है, तो दैट इज फेनिटोइन. फेनिटोइन क्या करता है, पर्पल ग्लव सिंड्रोम कर देगा, मतलब पर्पलिश ब्लैक डिस्कलरेशन कर देगा. ओके, वेसिकेंट ड्रग कौन से हैं, फेनिटोइन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है. ओके, मैनेजमेंट में क्या करोगे, तुरंत जो है इन्फ्यूजन रोक दोगे, एस्पिरेट कर दोगे रेजिडुअल को और अप्लाई एंटीडोट पर प्रोटोकॉल. फाइन. नेक्स्ट इज फेनिटोइन का क्या, फेनिटोइन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ये हमेशा एक सेपरेट IV लाइन से हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं. मैक्सिमम रेट जो है हम 50 mg पर मिनट रख सकते हैं. दिस इज मैक्सिमम. ओके, अदर वेसिकेंट्स कौन से होते हैं, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये सब जो है अदर वेसिकेंट्स हैं. बाकी यहाँ पे अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि एड्रेनलिन क्या है. एड्रेनलिन जो क्या करता है, फ्लेबाइटिस कोज करता है. ठीक है, फ्लेबाइटिस करता है, ये वेसिकेंट ड्रग नहीं है, एक्स्ट्रावेसेशन नहीं करेगा, ये जो है फ्लेबाइटिस करता है. फ्लेबाइटिस मतलब इरिटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रिसीविंग द ब्लड इन वार्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर ब्लड शुड बी गिवन विद इन. ब्लड जो है ब्लड बैंक से आपने कलेक्ट कर लिया, कितनी देर में जो है ब्लड शुड बी गिवन विद इन, कितनी देर में शुरू कर दोगे. ठीक है, इट शुड बी स्टार्ट विद इन 30 मिनट. तो जैसे ही हम ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट करते हैं विद इन 30 मिनट जो है आप ब्लड को स्टार्ट कर दोगे. ओके, और विद इन 4 आवर्स जो है कंप्लीट कर दोगे ट्रांसफ्यूजन को. ठीक है, 4 घंटे में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए. अगर 4 घंटे से ज़्यादा ब्लड जो है बचा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है पर 4 घंटे हो गए हैं, तो वी हैव टू डिस्कार्ड द ब्लड. ठीक है, ब्लड को डिस्कार्ड कर दो बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट एडमिटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड फॉर कोलोस्टमी. द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट अबाउट कोलोस्टमी केयर एक्सेप्ट. कोलोस्टमी का पेशेंट जो है एडमिट हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, तो नर्स जो है क्या इंस्ट्रक्शंस देगी. फर्स्ट इज स्ट्रोमा साइट के ऊपर जो है इमोलिएंट अप्लाई करना है. यस, दिस इज राइट थिंग. इमोलिएंट अप्लाई क्यों करते हैं, ताकि स्किन ब्रेक डाउन ना हो. ठीक है. सेकेंड इज एम्प्टी स्टोमा विद स्टेरिलिटी मेंटेन. यस. थर्ड इज इरीगेट स्टोमा विद NS डेली. नो, कभी भी डेली जो है स्टोमा को इरीगेट नहीं करते हैं, इससे जो है हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है. ठीक है, क्या होगा, बहुत सारा NS जब आप डेली दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, बहुत सारा बॉडी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा. एंड लास्ट इज गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड. यस, दिस इज राइट. ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा C. इसके बाद में इरीगेशन जो है सिलेक्टिव होता है. डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोस्टोमीज में मोस्टली हम प्रेफर करते हैं इरीगेशन को. कोलोस्टमी बैग कब एम्प्टी करोगे, जब 1/3 जो है फुल हो जाएगा, टू प्रिवेंट लीकेज. अगर स्टोमा पिंक और रेड है, मॉइस्ट है, इट मीन्स दिस इज गुड. ओके, ये जो है अच्छा है. बट अगर स्टोमा आपको मिल रहा है पेल है, डार्क है, तो इट मीन्स कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन एंड यू हैव टू कॉन्टेक्ट फिजिशियन. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द CTG ग्राफ पैटर्न शोन. ग्रेजुअल ड्रॉप इन FHR आफ्टर पीक ऑफ. कॉन्ट्रैक्शन का पीक आ रहा है, उसके बाद में FHR जो है ड्रॉप हो रही है. ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हील चॉप. अब देखो, V मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशंस, इसमें तो जो है एक्सेलरेशन देखी जाएगी, बट हमारे इसमें क्या है, डिसलरेशन देखी जा रही है, ग्रेजुअल ड्रॉप देखा जा रहा है FHR में, तो वेरिएबल तो नहीं है. सेकेंड इज
अर्ली डिसलरेशन में क्या मिलता हमें कि ऑन द टॉप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है डिसलरेशन मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्शन के बाद में अगर FHR कम होगी तो इट मीन्स लेट डिसलरेशन है, ओके। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके। अर्ली डिसलरेशन क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन का पीक होगा उस टाइम पे FHR कम होगा तो दैट इज अर्ली, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में अगर FHR कम हुआ तो दैट इज लेट डिसलरेशन। इसका रीजन होता है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। फाइन, इसके लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दोगे, ऑक्सीजन दोगे, स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड IV फ्लूइड स्टार्ट करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट इफ एपिकल पल्स इज 80, रेडियल पल्स इज 65, पल्स डेफिसिट कितना होगा। पल्स डेफिसिट होता है एपिकल में से अगर रेडियल को माइनस कर देंगे तो पल्स डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है, मतलब 15। पल्स डेफिसिट कब देखने को मिलता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत वीक होती है और पेरिफेरीज तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो दैट विल शो अप एज पल्स डेफिसिट, ओके। कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, प्री मैच्योर बीट्स हो सकती हैं एंड हार्ट फेलियर, ओके। असेसमेंट कैसे करते हो, 2 नर्सेज जो हैं काउंट करेंगी सेम टाइम पे, एक जो है एपिकल पल्स लेगी एंड सेकंड जो रेडियल पल्स लेगी, ओके। और अगर पल्स डेफिसिट मोर देन 10 है तो आप फिजिशियन को नोटिफाई करोगे, फाइन। नेक्स्ट इज, इन अ पेशेंट अ टैबलेट नीड टू गिव थ्रू फीडिंग ट्यूब, द नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट नो दैट हाउ मच वाटर नीड टू डिजोल्व टैबलेट, कितना पानी चाहिए टैबलेट को डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले टैबलेट को क्रश करते हैं और उसको डिजोल्व करते हैं 20 से 30 ml में बिफोर गिविंग फीड, ओके। और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करोगे, 30 से 50 ml वाटर या NS से जो है आप उसको फ्लश करोगे। कभी भी एंटेरिक कोटेड टैबलेट को हम क्रश नहीं करेंगे, सस्टेन रिलीज को नहीं करेंगे एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स को क्रश नहीं करेंगे। बिफोर फीडिंग जो है आप ट्यूब प्लेसमेंट चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट ब्रॉट इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फीवर है 104, पल्स है 110, रेस्पिरेटरी है 30 एंड BP इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल पैरामीटर वुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया देखने को मिल रहा है 104। अगर हाइपर पायरेक्सिया होता है तो उससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो हम यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे टेम्परेचर को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, EMLA क्रीम फॉर लोकल एनेस्थीसिया शुड अप्लाई, एमला क्रीम जो है लोकल एनेस्थीसिया के लिए कितनी देर पहले अप्लाई करोगे, तो वी हैव टू अप्लाई दिस बिफोर 60 मिनट्स ऑफ द प्रोसीजर, ओके। अब एमला क्रीम क्या होती है, इट इज यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लिडोकेन प्लस प्रिलोकेन का जो है मिक्सचर है एमला, ओके। डीप प्रोसीजर्स है तो आप जो है 2 घंटे पहले लगा दोगे, बट अगर माइनर प्रोसीजर है या सुपरफिशियल थोड़ा प्रोसीजर है तो वी विल यूज बिफोर 60 मिनट्स, ओके। तो देखो जैसे अब ये एमला क्रीम पूछ लिया, ठीक है। हर पेपर में जो है 5-7 क्वेश्चन जो है नए आते हैं जो पहले कभी पूछे नहीं गए हो। एमला क्रीम इससे पहले पूछा नहीं गया होगा कभी, ठीक है। तो होता क्या है, हर साल जब भी आप कोई भी पेपर देने जाओगे ना, 5 से 7 क्वेश्चन उसमें नए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हमें उनको टारगेट नहीं करना है, उनको छोड़ दो। हमें जो है बाकी देखो 100 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, उसमें से 20 जो है नॉन नर्सिंग है, उसमें से 80 जो है हमारे नर्सिंग के हैं, ओके। नर्सिंग में भी क्या होगा, 7 क्वेश्चन, चलो 8 पकड़ लो आप, 8 क्वेश्चंस जो हैं डिफिकल्ट होंगे, जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, ओके। अब रह गए अपने 72 क्वेश्चंस, ठीक है। 72 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, 72 क्वेश्चंस आते हैं PYQ से, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पेपर जो है ना इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। ये जो है बस बना दिया गया है लोगों ने बोल के कि FMG लेवल का पेपर है या पता नहीं कहाँ से पेपर आ रहा है, पेपर इजी ही आ रहा है। अब तुमने देखा नॉर्सेट 10 का मेंस एग्जाम कितना हलवा था, बहुत इजी एग्जाम था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन आए थे, और ये तो 7-8 क्वेश्चंस का नया आना इज वेरी कॉमन, कभी से ही 7-8 क्वेश्चंस तो नए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एमला वाला क्वेश्चन देख लो, इससे पहले नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चों को नहीं पता था, तो एक क्वेश्चन को देख के हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि पेपर जो है FMG लेवल का आ गया है या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। इतना डिफिकल्ट नहीं आता। आप 80 में से 7-8 क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि 72 क्वेश्चंस तो हमारे वही आए हैं ना, PYQ से आए हैं, ठीक है। तो ऑलवेज टारगेट फॉर 72 क्वेश्चंस। अगर आप मन लगा के बढ़िया से, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, PYQs पढ़ लोगे ना, PYQs प्लस इसके टॉपिक, पेपर आपका निकल जाएगा।
मैं ये नहीं बोल रही आप टॉप कर जाओगे, नहीं, टॉप तो नहीं करोगे, बट हाँ आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा इतने से, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ शॉर्टकट, ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप थोड़ी मेहनत से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, ओके। तो इसीलिए नेवर एवर इग्नोर पी वाई क्यूज भाई, मतलब रट लो। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, इनको पढ़ लो, टॉपिक्स को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो एटलीस्ट ये तो करके ही जाओ, फाइन। एंड वन मोर थिंग, अभी भी तुम्हें कोई बोले ना कि पेपर बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, उस पेपर को खोल के देखो कि सीन क्या था, क्या आया था ऐसा, ठीक है। क्या ये वाला टॉपिक पहले नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप खुद पेपर की सच्चाई देखा करो, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत किया करो। दूसरी बात, 3 किताबें हैं, मैं आज भी यही बोल रही हूँ, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि यार 3 किताबें हैं, जिस दिन तुम पढ़ लोगे ना, 3 किताबें हैं, तुम अच्छे से पढ़ लो, थॉरोली पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। कितने लोग अपने इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि हमने ये 3 किताबें पढ़ी थी, ठीक है। बाकी तो यार आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, बट ठीक है। फिर भी मैं इधर एक बात बोलूँगी, एक काम कर लो, पहले 3 किताबें पढ़ो। 3 किताबें कौन सी पढ़ोगे? पहले पीआर यादव पढ़ोगे, सेकंड जो है टारगेट हाई पढ़ोगे, थर्ड जो है सॉन्डर्स पढ़ोगे, ओके। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सॉन्डर्स पढ़े या मॉसबी पढ़े, इन दोनों में से एक बुक पढ़ लो, चलेगा, दोनों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। पीआर यादव हम जो है सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए पढ़ते हैं, ओके। टारगेट हाई में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये 3 किताबें करनी होती है, ओके। बट फिर भी तुम्हें लग रहा है फोमो हो रहा है इस 3 किताब के बाद में, चाहे आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लो, 6, 10, 15 कितनी किताबें भी पढ़ लो, वो तुम्हारी इच्छा है, बट दिस इज बेयर मिनिमम, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a RTA patient comes into the emergency department, the patient's vital signs are displaying और cardiac monitor, ठीक है। देखो क्या दिखा रहा है मॉनिटर पे, 80 जो है हार्ट रेट है, नॉर्मल है, 14 रेस्पिरेशन रेट है, नॉर्मल है, SpO2 जो है 99 है, नॉर्मल, और BP भी नॉर्मल है। कौन से जोन में इस पेशेंट को रखोगे, ठीक है। तो वी विल कीप दिस इन ग्रीन जोन, ओके। ग्रीन जोन में हम पेशेंट रखते हैं नॉन अर्जेंट को, मतलब 60 मिनट्स और लेट, थोड़ा सा जो है 60 मिनट्स तक हम पेशेंट को डिले कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट को, फाइन। कौन से जोन होते हैं? रेड जोन होता है। रेड जोन में जो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट को रखेंगे, जिनको हमें 5 मिनट के अंदर अंदर जो है रिसीव करना होता है, मतलब ट्रीट करना होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं इमरजेंट एंड इमीडिएट। इन इज येलो में प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स हैं, अर्जेंट जिनको 30 मिनट्स तक हम डिले कर सकते हैं, एंड लास्ट इज 4th प्रायोरिटी 4, मतलब इनको जो है डिकीज्ड पेशेंट जो है ऑलरेडी, मतलब जो डेथ हो चुकी है या फिर जो जिनको नहीं बचाया जा सकता, ठीक है, तो इनको जो है हम ब्लैक बैंड देंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कुछ मतलब बड़ी सी आपदा आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, और मास कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, तो उधर ना हम ट्राइजिंग कर देते हैं लोगों को ना, मतलब ऐसे एक रिबन लगा दिया है या कोई बैंड लगा दिया है हाथ में, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो, के साइड में कुछ लगा सकते हो जिस पे हम लिख देते हैं रेड वाला पेशेंट है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, ताकि सबको समझ आ जाए कि कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है, कौन से को नहीं। एक पर्सन जो है इसी काम के लिए अलॉट होता है कि वो ट्राइजिंग करेगा, ठीक है। और तो ब्लैक वाले को हमें ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती नहीं है, बिकॉज उसका बचना पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डिवाइस। वेंचुरी मास्क की इमेज दिखाई गई थी, हाउ मच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन गिवन थ्रू दिस डिवाइस। तो इसमें क्या था, इसमें ना कलर कोडिंग दिखाई थी कि कोई भी कलर रहा होगा, जैसे कि रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, या फिर आपका वाइट, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। उसको देख के हमें बताना था कि ये कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है, कितना FiO2 डिलीवर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि ब्लू जो है 24 करता है, वाइट 28, ऑरेंज 31, येलो 35, रेड 40 एंड ग्रीन 60%, ठीक है। ये याद होगा तो इजीली जो है ये क्वेश्चन निकल जाएगा, फाइन। और वेंचुरी मास्क जो है डिवाइस ऑफ चॉइस है COPD पेशेंट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG चेंजेस सीन इन अ पेशेंट विद हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखा जाएगा? प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, ये जो देखा जाएगा। कितनी बार हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर ये PYQ सीरीज आप देख रहे होगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार कर लिया है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग QT इंटरवल जो है देखा जाएगा हाइपोकैल्सीमिया में। इसके बाद में हाइपोकैलीमिया में क्या देखा जाता है? फ्लैट T वेव्स, U वेव दिखेगी, ST डिप्रेशन दिखेगा। हाइपरकैल्सीमिया में क्या देखा जाएगा? शॉर्ट QT वेव, वाइडन्ड T वेव, ओके। एंड हाइपरकैलीमिया में पीक T वेव, वाइड QRS, ओके। तो
जो ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं इनको छोड़ना नहीं है, इनको दोबारा दोबारा पढ़ना है, तभी तो हमें लर्न होगा। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछा क्यूटी इंटरवल, तो हमें समझ आ गया हाइपोकैल्सीमिया। अब हम सोचेंगे दिमाग में टॉल टी वेव्स कहाँ देखी जाती हैं। अच्छा, ये तो जो है हाइपरकैलेमिया में देखी जाएंगी। ओके, नाउ वाइड क्यूआरएस कहाँ देखा जाता है, यू वेव कहाँ देखी जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है दिमाग में सोचते रहना होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ देखी जाएगी, और इसे ही एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, अलग से बैठना नहीं है एक्टिव रिकॉलिंग के लिए कि हाँ ठीक है आज मैं बैठ गया हूँ एक्टिव रिकॉलिंग करूँगा। ये क्वेश्चन करते करते भी एक्टिव रिकॉलिंग चल रही होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर शुड सक्शन बी अप्लाइड। सक्शन कब अप्लाई करोगे? ओनली व्हेन विदड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर। यस, वाइल इंसर्टिंग हम नहीं करेंगे, वाइल इंसर्टिंग नहीं करेंगे, दोबारा सेम है, एंड ओनली इफ द पेशेंट्स कफ। नो, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग अ नेसोफेरेंजियल एयरवे। के लिए क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? ऑलरेडी मैंने बताया था एनपीए के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। इन पेशेंट्स में जो है हम एनपीए नहीं डालेंगे। ओके, इससे क्या होता है कि ट्यूब जो है ब्रेन में जा सकती है, क्रेनियम में जा सकती है। फाइन, बाकी एनपीए जो है किस में हम यूज़ करते हैं, इंडिकेशंस क्या है? सेमी कॉन्शियस पेशेंट में, सेमी कॉन्शियस में, कॉन्शियस में जो है हम एनपीए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें गैग रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इंडिकेशंस फॉर परफॉर्मिंग सक्शन। सक्शनिंग की कौन सी इंडिकेशन है? फर्स्ट इज नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन। नॉर्मल एंट्री है तो क्यों सक्शन करना है? सेकंड इज द पेशेंट हैज़ एन इफेक्टिव कफ। नो, अगर पेशेंट इफेक्टिवली कफ कर पा रहा है तो वो ऑल अपने सिक्रेशन जो है खुद ही क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है सक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। यस, इस केसेस में हम करेंगे। फोर्थ इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड्स फ्रॉम ए फीमेल क्लाइंट एंडोट्रेकियल ट्यूब। सक्शनिंग प्रोसीजर के टाइम पे द नर्स नोट्स ऑन द मॉनिटर दैट द पल्स इज डिक्रीजिंग। पल्स जो है डिक्रीज कर रही है। आप सबसे पहला इंटरवेंशन क्या करोगे? सीधी सी बात है, स्टॉप द प्रोसीजर, रीऑक्सीजनेट द क्लाइंट। अगर सक्शनिंग के टाइम पे कुछ भी उल्टा सीधा लगे तो डायरेक्ट जो है आप प्रोसीजर रोक दो और रीऑक्सीजनेट कर दो पेशेंट को। ठीक है, क्यों होता क्या है, जब हम सक्शनिंग करते हैं वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ओके, तो तुरंत हम जो है स्टॉप करेंगे सक्शनिंग को, रीऑक्सीजनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? तो अभी बताया था 0.06 से 0.10 सेकेंड, ये जो है अपना नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में वाइड क्यूआरएस कब बोलेंगे? जब 0.12 से ऊपर हो जाएगा। पी वेव कितने का होता है? 0.8 से 0.12। ओके, 0.08 से 0.12 सेकंड का। टी वेव होता है 0.10 से 0.20। ओके, और ईच स्मॉल बॉक्स जो है 0.04 सेकंड का होता है। ईच लार्ज बॉक्स जो है 0.20 सेकंड का होता है। फाइन, याद रखनी है ये चीज़ें, क्वेश्चन में आती हैं, इनडायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 45-year-old पेशेंट हु रिपोर्ट्स पेन इन द फुट मूव्स अप along the calf says my right foot feels like fire। तो इसमें क्या है, जब 45-year-old पेशेंट जो है फुट को ऊपर कर रहा है along the calf, तो बोल रहा है my right foot feels like fire। राइट फुट में जो है बहुत ज़्यादा पेन है, इट फील्स लाइक फायर। और पेशेंट ने बताया पेन जो है कल से स्टार्ट है, येस्टरडे से। तो कौन सा कॉम्पोनेंट जो है पेशेंट ने बताया है? फर्स्ट इज एग्रेवेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर, कि क्या एग्रेवेट कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया पेशेंट ने। सेकेंड इज एक्सर्बेशन विद एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम, एक्सर्बेशन नहीं बताया है। थर्ड इज इंटेंसिटी तो नहीं बताई है। एंड लास्ट इज लोकेशन बताई है कि हाँ राइट फुट में पेन है। क्वालिटी बताई है, यस फील्स लाइक फायर। एंड ड्यूरेशन मतलब कब से स्टार्ट है, पेन स्टार्टेड येस्टरडे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने इसमें क्या होता है, PQRST पेन असेसमेंट होता है। P से प्रोवोकेशन, Q से क्वालिटी, R से रेडिएशन, S से सीवियरिटी एंड T से टाइमिंग। ओके, now next is a patient is undergoing blood transfusion in the ICU। which of the following are indicators of circulatory overload? के कौन से indicators हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है पेशेंट को, कैसे पता चलेगा आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड है? डिस्टेंडेड नेक वेन्स, ये एक हॉलमार्क साइन है। ठीक है, जहां आपको दिख जाए डिस्टेंडेड नेक वेन्स, डायरेक्ट पहले उसी ऑप्शन पे पहुंचो। डिस्टेंडेड नेक वेन्स होंगी, बिल्कुल होंगी सर्कुलेटरी ओवरलोड में। सेकंड इज टेकिकार्डिया, यस। थर्ड इज डिज्निया भी देखा जाएगा क्योंकि लंग्स में जो है फ्लूइड भर जाएगा। ठीक, तो ये तीनों जो देखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को अपराइट बिठा देंगे, डायोरेटिक्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच वर्क्स बेस्ट टू रिलीव पेन with muscle tension and spasm in patients who are anxious about their pain।
तो पेशेंट को क्या है, पेन हो रहा है, मसल टेंशन हो गई है एंड स्पाज्म हो गया है, ठीक है। तो आप कौन सी बिहेवियरल थेरेपी यूज़ करोगे? फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। नो, डिस्ट्रैक्शन जो है अक्यूट पेन में यूज़ होती है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत देर का पेन हो रहा है, कोई छोटा मोटा प्रोसीजर कर रहे हो, उसमें आप डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे पेन्स में डिस्ट्रैक्शन इज नॉट यूज। सेकंड, हिप्नोसिस के तो लिए तो भाई प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। तो हमारे बस की बात नहीं है हिप्नोसिस करना, इसके लिए एक प्रोफेशनल चाहिए। थर्ड इज रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। यस, ये जो है बेस्ट है फॉर एंजाइटी रिलेटेड मसल टेंशन एंड स्पाज्म पेन। फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है लॉन्ग थेरेपी है, एक दिन में मतलब तुरंत हम जो है इसको यूज़ करके पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। स्ट्रेस मैनेजमेंट की थेरेपी लंबी चलती है, फाइन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद क्रॉन्स डिजीज है, कैल्शियम लेवल 7 है, नॉर्मली कितना होता है 9.5 से 11.5, ओके। तो कौन सा ईसीजी पैटर्न देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया है, अभी देखा था, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, ओके। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, मैल एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, जिससे विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये अच्छे से कैल्शियम जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, फाइन। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी जो है किस चीज़ का रिस्क बढ़ा देता है? टॉर्सिडीज दी पॉइंटिस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टॉर्सिडीज दी पॉइंटिस के रिस्क को क्या बढ़ा देता है? तो इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी। और क्या रीजन होता है टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस का? हाइपोमैग्नीसिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाइपोमैग्नीसिया क्या करता है, तो ये इसके रिस्क को बढ़ा देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट मोर्फिन जो है 0.4 mg जो प्रिस्क्राइब की गई है, अवेलेबल है 1 mg पर ml, रिक्वायर्ड डोज बताओ। फॉर्मूला रखो, डिजायर्ड बाय में अवेलेबल इनटू में क्वांटिटी, ठीक है। डिजायर्ड कितना है? 0.4 mg, 0.4 रख दो। अवेलेबल कितना है? 1 mg, इनटू में क्वांटिटी क्या है? 1 ml, तो अपना आंसर आ गया 0.4 ml, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टिक एपिथेलियल मास सीन इन राइट ओवरी फॉर PCOS विच हार्मोन स्पेसिफिकली एलिवेटेड? सिस्टिक एपिथेलियल मास जो है राइट ओवरी में दिख रहा है, ठीक है। PCOS के लिए कौन सा हार्मोन जो है एलिवेटेड होता है? तो इधर क्या होगा आंसर? LH जब ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एन एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो LH बढ़ जाएगा PCOS में। और कौन से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं? एंड्रोजन बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, ठीक है। PCOS में कौन सा ट्राइड मिलेगा? ओलिगोमिनोरिया, हाइपर एड्रोजनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये तीनों ट्राइड मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है FSH इज रिलेटिवली लो, FSH काफ़ी लो रहता है PCOS में। Next question is, in a patient central venous line is going to insert, what is the smallest size syringe recommended for first time use with CVAD? कौन सा साइज जो है आप यूज़ करोगे? 10 ml, ठीक है। 10 ml जो है हमेशा हम यूज़ करेंगे, बिकॉज स्मॉलर सिरिंजेस जो ये छोटे सिरिंजेस हैं, ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसलिए हम 10 ml यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज टू बी एज कोर बॉडी टेम्परेचर असेसमेंट एक्सेप्ट? सारे जो हैं 3 इनमें से जो है कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा यूज नहीं करेंगे? तो इधर आंसर इज टेम्पोरल आर्टरी इज सरफेस मेजरमेंट नॉट कोर टेम्परेचर मेजरमेंट, ओके। और इनमें से भी जो रेक्टल जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है कोर टेम्परेचर चेक करने के लिए। कोर टेम्परेचर कहाँ से चेक करते हैं हम? रेक्टल से, टिम्पैनिक से, ईसोफेजियल है या पल्मोनरी आर्टरी। Next question is, a nurse is going to give DPT vaccine to a child, but the nurse notes that in vaccine vial some granules are there. Then the nurse should do which of the following action? कुछ granules हैं DPT वैक्सीन में, आप क्या करोगे? तो अगर granules present हैं after shaking, then dispose it immediately. You have to discard the vaccine. DPT के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2 to 8 डिग्री पे हम इसे रखते हैं। किल्ड वैक्सीन है, इसको कभी भी फ्रीज नहीं करेंगे। दिस इज फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 3-month-old baby on mechanical ventilation of nasal CPAP mode with hemodynamically stable, then which feeding technique would be used for the baby? 3-month-old बेबी है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ठीक है, नेजल CPAP लगाया हुआ है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, कौन सा फीडिंग टेक्निक जो है आप यूज़ करोगे? अब क्योंकि जो है बेबी जो है उस पे है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, तो ब्रेस्ट फीडिंग यूज़ नहीं कर सकते हम, कप फीडिंग भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में IV फ्लूइड जो है कैलोरी नहीं देंगे पेशेंट को ना, तो IV फ्लूइड से तो खाली काम नहीं चलेगा, ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा बट कैलोरीज के लिए हमें फीड देना पड़ेगा, तो वी विल गो फॉर
नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग देंगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन मैनेजमेंट नर्स फॉलोज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन व्हेन स्टार्टिंग अ पेशेंट ऑन ओपियोइड्स बाय। ओपियोइड स्टार्ट करने से पहले कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या मैनेजमेंट किया जाएगा? देखो, ओपियोइड क्या है, जीआई रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसकी वजह से बावल मोटिलिटी कम हो जाएगी एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। फाइन। तो ऐसे पेशेंट में जिनमें ओपियोइड चलेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन को हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑप्शन इज एडिंग बल्क फाइबर टू देयर डाइट। बल्क फाइबर ऐड करोगे। बल्क फाइबर जो है ओपियोइड कॉन्स्टिपेशन में कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इट वर्सन्स ऑब्स्ट्रक्शन रिस्क। ऑब्स्ट्रक्शन के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फाइन। क्योंकि इसमें क्या है, हमारी जीआई मोटिलिटी स्लो हो गई है। जीआई मोटिलिटी स्लो है, ऑलरेडी तुम और ज़्यादा बल्क फाइबर दे रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन रिस्क बढ़ेगा, तो हम जो है बल्क फाइबर तो नहीं देंगे। सेकेंड इज गिविंग द पेशेंट एनीमाज एज नीडेड। एनीमा देंगे। एनीमा जो है काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब ये बाद में देंगे हम, अब कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसके बाद में हम एनीमा देते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड इज इंक्रीज फ्लूइड्स एंड एक्सरसाइज। फ्लूइड बढ़ा दो और एक्सरसाइज बढ़ा दो। यस, ये हेल्प करते हैं, बट ओपियोइड वाले पेशेंट में ये हेल्पफुल नहीं रहते हैं। ठीक है, उनमें जो है हमें बावल स्टिमुलेंट चलाना पड़ता है और स्टूल सॉफ्टनर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर आफ्टर प्रीवियस लोअर ट्रांसवर्स यूट्राइन इंसिजन एट सीएस इज। यूट्राइन रप्चर का रिस्क कितना होता है अगर प्रीवियस लोअर ट्रांसवर्स यूट्राइन इंसिजन है तो इट विल बी 1%। ठीक है, तो अगर हमने लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन पहले वाले सीएस में दे रखा है सिजेरियन में, तो रिस्क रहेगा 0.2 से 1.5। अगर वर्टिकल दिया हुआ है तो रिस्क ज़्यादा होता है, 4 से 9%। टी शेप है तो 1 to 7%। देन यूट्राइन रप्चर के साइंस क्या देखे जाते हैं, इसमें हमें दिखेगा एब्डोमिनल पेन, फीटल डिस्ट्रेस एंड लॉस ऑफ यूट्राइन कंटूर। Next question is, a nurse is going to administer prescribed IV medication to an assigned patient. The nurse knows that which is the best technique to confirm the identity of the patient. IV medication जो administer करना है, कौन सा best technique है to confirm the identity? क्या मेथड आप यूज करोगे? फर्स्ट इज आस्क द पेशेंट नेम विद डेट ऑफ बर्थ एंड चेक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन आईडी बैंड एंड ड्रग चार्ट। यस, ये जो है बेस्ट है। अगर आप पेशेंट से ही उसका नाम पूछ रहे हो, ठीक है, विद डेट ऑफ बर्थ, तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prior to beginning tracheal intubation, it is important to first correctly position the patient, prepare the medical equipment and do which of the following with additional actions। ठीक है, ट्रैकियल इंट्यूबेशन आप कर रहे हो, पोजीशन दे दी है, मेडिकल इक्विपमेंट रेडी कर लिए हैं, और क्या करोगे? फर्स्ट इज इनिशिएट लॉन्ग टर्म सेडेशन। नो, लॉन्ग टर्म सेडेशन तो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इज इनिशिएट रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। देखो, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो है इस पूरे सीक्वेंस को बोलते हैं। इसमें आपका करेक्ट पोजिशनिंग भी आ गई है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी रेडी कर दिए हैं। ठीक है, ये सब जो है RSI का ही प्रोसीजर है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द स्पेसिफिक थिंग जो हम एक्शन करेंगे, ये ऑलरेडी RSI ही चल रहा है। थर्ड इज परफॉर्म सेलिक मैन्यूवर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सेलिक मैन्यूवर क्या होता है, ये नहीं करेंगे। फोर्थ इज प्रोवाइड वेंटिलेशन विद 100% ऑक्सीजन। येस, फर्स्ट यू हैव टू प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर RSI और इंट्यूबेशन। Fine. Next question is, a patient is admitted in ward and having hyperventilation with CO2 level is below normal range. ठीक है, hyperventilation है और CO2 जो है नॉर्मल से कम है। What is the priority nursing intervention in this patient? जब पेशेंट एंग्जाइटी में होते हैं तो there are chances कि पेशेंट जो है खुद को हाइपर वेंटिलेट कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेथ जब लेते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन मिल सकता है। और इन केसेस में क्या होता है, CO2 जो कम मिलेगी, नॉर्मल से भी कम मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन इज एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हम नहीं करेंगे। सेकेंड इज गिव पेपर बैग ब्रेथ। यस, पेपर बैग देंगे हम पेशेंट को रीब्रीथ करने के लिए ताकि उसका CO2 लेवल जो है बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 38-year-old मेल पेशेंट एडमिटेड इन ICU एंड हिज वाइटल पैरामीटर जो है 104 है, BP 140/90, रेस्पिरेशन रेट जो है 28 है, पेन स्केल पे पेन है 5। ऑन ड्यूटी नर्स जो है किसको जो है प्रायोरिटी देगी? तो इधर जो है मैंने बताया था इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है तो टेम्परेचर को हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
An asthma patient comes to emergency with complaints of wheezing and chest pain. What should be the flow rate of oxygen for this patient? अब अगर एस्थमा का पेशेंट आया है इमरजेंसी में, मतलब सीवियर उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तभी वो इमरजेंसी में आया है, ऊपर से फिर क्या दिख रहा है हमें, वीजिंग दिख रहा है, चेस्ट पेन दिख रहा है, तो ऐसे में आप हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे। जब अक्यूट सीवियर एस्थमा है तो आप हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे। फाइन। टारगेट कितना रखोगे SpO2 का? 94 से 98। COPD में हम टारगेट रखते हैं 88 से 92, तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a 35-year-old female, USG shows 2 mm mass and CA-125 is reactive. What is the diagnosis in this patient? CA-125 बढ़ता है ओवेरियन कैंसर में, तो ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो लर्न करने वाला है। ठीक है। सेकंड इज सर्वाइकल कैंसर जो है मोस्टली पैप स्मीयर से हम कंफर्म करते हैं, प्लस इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद HPV के साथ में जो है सर्वाइकल कैंसर का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू टाई एन ET ट्यूब टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। ET ट्यूब जो है टाई करनी है, तो बेड सोर प्रिवेंट करने के लिए आप किस तरह से इसको टाई करोगे? तो इसमें क्या है, ET ट्यूब हमेशा हम सिक्योर करेंगे चीक टू चीक ओवर द ईयर टू प्रिवेंट प्रेशर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कैसे बांधते हैं, चीक टू चीक ओवर द ईयर। अगर हम इसको चीक टू चीक बिलो द ईयर करेंगे या ओवर द नेक करेंगे तो इससे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अबव द ईयर करेंगे तो ये जो है स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और एक्सट्यूबेट हो सकता है पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू IMNCI जनरल डेंजर साइंस ऑफ सिक बेबी इंक्लूड। डेंजर साइंस क्या हैं? तो इसमें देखो हमारे पास ना 4 साइंस हैं, 4 डेंजर साइंस हैं। इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है तो हम इसको बच्चे को जो है सीवियर इलनेस में डालेंगे और पिंक कोड देंगे। ठीक है, पिंक कोड जो है अर्जेंट बच्चों के लिए होता है, मतलब सीवियर इलनेस जिसको है। ठीक है। डेंजर साइंस कौन से हैं? अनेबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है बच्चा या फिर ड्रिंक नहीं कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है, फ्लूइड्स नहीं ले रहा है, तो इट मीन्स ये डेंजर साइन है। सेकंड इज वॉमिट, एवरीथिंग जो है वो वॉमिट कर रहा है। थर्ड कन्वर्जन्स एंड फोर्थ इज लेथार्जी और अनकॉन्शियस। ये 4 साइन जो है डेंजर साइंस होते हैं। अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट है तो हम इसको सीवियर इलनेस में डालेंगे, पिंक में डालेंगे। ओके, तो डेंजर साइन हमारा क्या है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिफनेस एंड फीवर फॉर 3 days. ही इज कन्फर्म्ड विद HAI. When should a nurse tell the patient about HAI? पेशेंट जो है 3 दिन से एडमिट है, पेन है, स्टिफनेस है, फीवर है। ओके, अब पता चल गया है कि भाई उसको तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है। तो इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, प्रॉपर स्टेटमेंट दी नहीं हुई है, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो ये पूछा गया होगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब तक माना जाएगा। ऑन एडमिशन कभी भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसे बोलेंगे। आफ्टर 1 day भी कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा। अगर 48 आवर्स के बाद में आफ्टर एडमिशन या 2 days के बाद में जो है इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, तो दैट इज ऑलवेज HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फाइन। और इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन HAI कौन सा होता है? UTI सबसे ज़्यादा मिलता है, देन SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, देन निमोनिया, एंड लास्ट इज BSI मतलब ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ओके, ये जो है लास्ट में आएगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड ब्रॉट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ केरोसिन पॉइजनिंग है, तो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी इंटरवेंशन, क्या होगा? फर्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल। तो देखो एक्टिवेटेड चारकोल तो हम नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या है, वॉमिटिंग इंड्यूस होगी और हमें वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करवानी होती है हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में। ठीक है, जब भी कोई केमिकल पॉइजनिंग है तो उसमें हम वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करवाते, बिकॉज इससे अननेसेसरी और ज़्यादा डैमेज होगा पेशेंट को। ठीक है। सेकेंड इज गैस्ट्रिक कंप्रेशन, नो। इससे क्या है, जब तुम NG ट्यूब डालते हो, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हो, तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट जो है एस्पिरेट कर जाए, तो ऐसे केसेस में हम गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन नहीं करेंगे। थर्ड इज मिल्क एंड वाटर, अगेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फोर्थ इज कीप NPO, यस, पेशेंट को जो है हम NPO पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू आर अ नर्स ऑन ड्यूटी एंड यू आर आस्क्ड टू मेजर द BP ऑफ एन अडल्ट। वाइल चूजिंग द कफ द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लैडर इन लेंथ एंड विड्थ इज। तो कफ चूज करते टाइम आप ब्लैडर का क्या रेशो रखोगे, लेंथ और विड्थ का क्या रेशो रखोगे, तो इट विल बी 2:1। ठीक है, 2:1 कैसे है, ब्लैडर को
80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस लेंथ में जो है कवर करनी होती है एंड 40% मोर देन 40 इन विड्थ। ओके, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्या कि स्मॉल कफ है तो कौन सी रीडिंग दिखेगी एंड लार्ज कफ है तो कौन सी रीडिंग दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हु इज इंट्यूबेटेड इन इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोर्सफुल इंट्यूबेशन। अगर फोर्सफुली आप इंट्यूबेट करोगे पेशेंट को तो कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा न्यूमोथोरेक्स। क्या होता है जब हम फोर्सफुली इंट्यूबेशन करते हैं तो देयर आर चांसेस कि ट्रेकिया जो है डैमेज हो जाए और प्लूरल कैविटी में एयर भर जाए। ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स इसमें देखा जाएगा। डायफ्रामेटिक हर्निया जो एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, ये फोर्सफुली इंट्यूबेशन से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल गिडल एयरवे। ओरोफेरेंजियल OPA डालना है तो उसका आप करेक्ट मेजरमेंट कैसे करोगे, तो इट शुड बी फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ जॉ। ओके, और अगर NPA डालना होगा नेजोफेरेंजियल एयरवे तो उसमें कैसे करेंगे, टिप ऑफ द नोज टू द ट्रैगस ऑफ ईयर। फाइन, नेजो में डाल रहे हैं मतलब नोज में डाल रहे हैं तो नोज से लोगे, और ओरोफेरेंजियल है तो माउथ से लोगे। फाइन, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि इंसर्ट OPA अपसाइड डाउन। अपसाइड जो है डाउन होनी चाहिए एंड रोटेट 180 इनटू पोजीशन, फिर जो है 180 रोटेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिडल एयरवे डिवाइस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन में हम ओरोफेरेंजियल एयरवे डालते हैं। कॉन्शियस कंडीशन में नहीं डालेंगे, सेमी कॉन्शियस में भी नहीं डालेंगे, तो हम डालते हैं इसे बस अनकॉन्शियस में। ठीक है, अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है तो इन केसेस में NPA डालेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न हुआ है, 20% बर्न इंजरी है आफ्टर 2 days, विच इज द बेस्ट मेथड टू चेक फ्लूइड स्टेटस। बेस्ट मेथड क्या है फ्लूइड स्टेटस को चेक करने के लिए, तो ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट जो है बेस्ट इंडिकेटर होता है फ्लूइड स्टेटस का। इसमें ऑप्शन 1 है वेट द पेशेंट डेली, ये भी अच्छा इंडिकेटर है। वेट भी जो है एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, बट इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है इसमें, तो इमीडिएट फीडबैक के लिए बेस्ट रहता है यूरिन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ET ट्यूब्स नीड टू बी केप्ट इन इंट्यूबेशन ट्रे फॉर अ नियोनेट रिसस्किटेशन। कितनी ET ट्यूब्स आपको रखनी है। देखो, नियोनेट की इंट्यूबेशन में 3 ET ट्यूब होनी चाहिए, 2.5 mm की, 3 mm की एंड 3.5 mm की। ठीक है, अगर बच्चा 1 kg से नीचे है तो 2.5 mm डालेंगे, 1 to 2 kg का है तो 3 mm डालेंगे, एंड मोर देन 2.5 kg है तो 3.5 के ट्यूब डालेंगे। ठीक है, हमेशा एस्टिमेटेड साइज से एक स्मॉल ट्यूब रखनी है और एक लार्ज रखनी है। एक तो एस्टिमेटेड ट्यूब रखनी है, एक उससे छोटी और एक उससे बड़ी। ओके, देन जो है लेरिंजोस्कोप के बारे में पूछ लिया जाता है। लेरिंजोस्कोप 0 यूज करते हैं प्रीटर्म में एंड साइज 1 इज यूज्ड फॉर टर्म इन्फेंट। Next question is a heart failure patient who is admitted in the ICU is receiving beta blockers and furosemide for the management of heart failure का patient है, beta blockers चल रहे हैं और Lasix चल रहा है, तो the nurse can evaluate the effectiveness of furosemide by which act as। तो फिरोसामाइड जो है किस तरह से एक्ट करता है, कहाँ पे एक्ट करता है। फिरोसामाइड मतलब लेसिक्स जो है लूप डायूरेटिक है। ओके, और ये जो है लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है। लूप डायूरेटिक है एंड लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगा। ओके, इसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली इंक्रीज यूरिन आउटपुट दिखेगा, डिक्रीज एडिमा दिखेगा, वेट लॉस दिखेगा। ओके, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाइपोकेलीमिया कर देता है, पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, सोडियम को बाहर निकाल देगा, ओटोटॉक्सिसिटी कर देता है हाई डोजेज में लेसिक्स। फाइन, तो इसमें जो है मेनली हमें पोटेशियम लेवल जो मॉनिटर करते रहना चाहिए, बिकॉज अगर पोटेशियम ऊपर नीचे होता है ये डायरेक्ट कार्डिक एरिथमिया करता है। ठीक है, तो पोटेशियम को हम इसमें प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 ईयर विमेन है, 2 सेंटीमीटर लिम्फ नोड जो है और फॉर्म मास मिला है आउटर अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन पे, तो बेस्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा, नेक्स्ट कौन सा टेस्ट कराओगे। हियर वी विल गो फॉर मेमोग्राम। ठीक है, मेमोग्राम के बाद में वी विल गो फॉर FNAC एंड कोर नीडल बायोप्सी। ठीक है, तो इधर क्या था, ऑप्शन तो हमारे ये भी सही है, C भी ठीक है, D भी ठीक है, बट बिकॉज हमें एक तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो BSc के बाद में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद में वी विल ऑलवेज गो विद मेमोग्राम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले BSc होता है, फिर मेमोग्राम होता है, उसके बाद USG, देन जो है FNAC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डिक सर्कुलेशन। अगर आपको कार्डिक सर्कुलेशन चेक करना है, ठीक है,
तो कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन है? हाइपोटेंशन जो है लास्ट में दिखती है बच्चों में, बहुत लेट साइन दिखता है। डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स, ये भी जो है एक इम्प्रॉपर सर्कुलेशन दिखा रही है, बट इसमें जो है चिल्ड्रन दिया गया है, तो बेटर आंसर वुड बी CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 3 सेकेंड्स। कैपिलरी रिफिल टाइम होता है लेस देन 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद। ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर जो है कौन से डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? तो इट इज यूज टू डायग्नोस हाइड्रोसील। तो ट्रांस इल्यूमिनेशन में क्या है, लाइट को जो है ट्रांसमिट करते हैं, मतलब लाइट जो है शाइन करती है बॉडी कैविटीज में टू डिटेक्ट फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, किसमें यूज करते हैं? हाइड्रोसील में, हाइड्रोकेफेलस, न्यूमोथोरेक्स, इन न्यूनेट्स एंड न्यूमोपेरिटोनियम। ओके, पॉजिटिव टेस्ट क्या माना जाएगा? अगर लाइट ग्लो कर रही है, लाइट ग्लो जो है विजिबल है इनटू द कैविटी, तो मतलब पॉजिटिव टेस्ट है। टेस्ट जो है किया जाएगा डार्क रूम में फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 70-year-old अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द रूम following a sudden cardiac arrest initiating bag wall mask ventilation to support breathing. If supplemental oxygen is not yet connected, what maximum flow rate that the resuscitation bag can deliver? तो जो बैग वॉल मास्क होता है, जब तक ऑक्सीजन ना लगी हो, ठीक है, वो क्या करता है? रूम एयर को ही डिलीवर करता है, मतलब 21% FiO2 प्रोवाइड करेगा 6 to 7 लीटर पर मिनट। ओके, और अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे तो ये करेगा 15 लीटर पर मिनट तक। फाइन, तो इधर अपना आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दिया है ऑक्सीजन इज नॉट येट कनेक्टेड, ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है, तो 6 लीटर पर मिनट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, क्वेश्चन समझ आए हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।